जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 23। इस एपिसोड की शुरुआत यूकी शुकुमो की एंट्री से होती है। यूकी नकली गैटो से पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी कर्स स्पिरिट्स को गायब करना आता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा तरीका यूज किया गया है, इंसान हमेशा नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है। ऐसा बोलकर यूकी सोचती है, जब तक मेरा दोस्त लाओरे नहीं आता तब तक मुझे गैटो को अपनी बातों में उलझा कर रखना होगा। आगे यूकी कहती है, इंसानों के लिए अगला स्टेप खुद की कर्स एनर्जी को खुद से अलग करना होता है। ये सुनकर गैटो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अगला स्टेप खुद की कर्स एनर्जी को कम से कम यूज करना होता है। इस पर यूकी इटाडोरी की तरफ देखती है, पर इटाडोरी कहता है कि उसे गैटो की कुछ भी बात समझ नहीं आ रही। इसके बाद गैटो कहता है, जब 12 साल पहले टोजी मारा गया था तब उसने कर्स एनर्जी को खुद से अलग करने वाला प्लान छोड़ दिया था। इस पर यूकी कहती है, पर मैंने तो तुमसे कुछ और ही डिस्कस किया था। चलो सारी चीजें शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हारे प्लान में एक बहुत बड़ी गलती है। अगर हम जापान को छोड़ दें तो बाहर के देशों में बहुत ही कम जुजुत्सु सोर्सर्स हैं। इसके अलावा अगर हम खुद की कर्स एनर्जी को कम यूज करने वाला प्लान एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए टेंगेन के द्वारा बनाया गया बैरियर बहुत ही जरूरी है। अगर हम टेंगेन का यूज करते हैं तो उससे केवल तुम जापान के लोगों को ही सोर्सर में बदल सकोगे। इससे जब बाहर के देश ये देखेंगे कि केवल जापान के लोग ही कर्स एनर्जी को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं तो वो देश बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे, जिसके बाद सभी देश जापान पर हमला कर देंगे और कोई भी शांति से नहीं रह सकेगा। मैं कभी भी ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर गैटो हंसने लगता है और कहता है, तो क्या हुआ? वैसे भी शुरुआत से हमारे मकसद अलग ही थे। जो दुनिया मैं बनाना चाहता हूँ उसमें कर्स स्पिरिट्स भी होंगी। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर केवल शांति रहे। एक इंसान की कर्स एनर्जी के कई रूप हो सकते हैं, चाहे वो कर्स स्पिरिट हो, सोर्सर हो या फिर नॉन सोर्सर हो। वो कभी भी एक चीज तक सीमित नहीं है। मैंने ये चीज खुद से लाने की कोशिश भी की थी पर मैं उसमें सफल नहीं हुआ। ऐसा बोलकर गैटो अपने हाथ में कर्स एनर्जी बनाने लगता है। आगे गैटो कहता है, मैं जो बना सकता हूँ वो मेरे पावर्स के दायरे से ऊपर नहीं जा रही है। उत्तर हमेशा तबाही के अंधेरे में टिमटिमाता रहता है। क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे बस बहुत बड़ी तबाही फैलानी है जिसे मैं खुद भी कंट्रोल ना कर सकूं, और मुझे एक ऐसी कर्स टेक्निक भी मिल चुकी है जिससे ये मुमकिन है। ये सुनकर यूकी चौंक जाती है और इटाडोरी से माहितो के बारे में पूछने लगती है। इटाडोरी बताता है कि गैटो ने माहितो को निगल लिया है। ये सुनकर यूकी परेशान हो जाती है। हम आगे देखते हैं कि गैटो माहितो की कर्स टेक्निक यूज करता है जिससे आसमान में एक पैटर्न बन जाता है। इसे देखकर यूकी कहती है, क्या ये टेंगेन का बैरियर है? आगे यूकी समझ जाती है कि ये टेंगेन का बैरियर नहीं है, बल्कि हम इससे अपनी कर्स टेक्निक की रेंज को बहुत लंबा कर सकते हैं। हम देखते हैं कि गैटो इटाडोरी को धन्यवाद देते हुए कहता है, जब एक बार कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके कर्स स्पिरिट्स को अब्सॉर्ब किया जाता है तो उसके बाद इस टेक्निक को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। पर तुमसे लड़ते हुए माहितो ने खुद को और बेहतर कर लिया था। इसके अलावा मुझे जोगो को भी अब्सॉर्ब करना था पर सुकुना ने उसे पहले ही मार दिया। इसके बाद यूकी आसमान के पैटर्न को देखकर गैटो से पूछती है, आखिर इस टेक्निक का यूज करने से तुम क्या करना चाहते हो? इस पर गैटो बताता है, मैंने 2 तरह के नॉन सोर्सर इंसानों को पहले ही मार्क कर दिया था। मैंने ये टेक्निक उन्हीं पर यूज की है। हमें इसके बाद एक सीन में मेगुमी की बहन दिखाई जाती है जिसके माथे पर एक कर्स बना होता है। इसके बाद हम फिर से गैटो पर आ जाते हैं। गैटो आगे कहता है, 2 तरह के लोग होते हैं, पहले इटाडोरी की तरह कर्स ऑब्जेक्ट्स को खा लेते हैं और दूसरे जूनपे योशिनो के जैसे होते हैं जिनके पास कर्स टेक्निक तो होती है पर उनके पास एक सोर्सर का दिमाग नहीं होता। जूनपे योशिनो वही लड़का होता है जिसे माहितो ने सीजन 1 में मार दिया था, जिसके बाद इटाडोरी माहितो से बदला लेने के लिए उससे लड़ता है। गैटो बताता है कि मैंने कर्स टेक्निक का यूज करके इन दोनों तरह के लोगों के दिमाग को सोर्सर के दिमाग में बदल दिया है। इससे जिन्होंने कर्स ऑब्जेक्ट्स को खाया है उनके अंदर दूसरे कर्सेस जिंदा रह सकते हैं और जिनको टेक्निक आती है वो अब उस टेक्निक को यूज कर पाएंगे। इसके बाद गैटो बताता है कि जिन लोगों ने कर्स ऑब्जेक्ट्स को खाया है मैंने उन कर्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से सील हटा दी है।
जब मैं उन लोगों को मार कर रहा था तब उनमें से कुछ लोग मेरी कर्स एनर्जी के वजह से बेहोश हो गए थे, पर उन लोगों को अब होश आ गया होगा। हम देखते हैं कि मेगुमी की बहन को भी होश आ जाता है। आगे गेटो कहता है वो लोग कर्स एनर्जी को और अच्छे से समझ सके, इसीलिए मैं उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने कुछ बच्चों को और कर्स ऑब्जेक्ट्स को खुद ही सिलेक्ट किया है। तुम सोच भी सकते हो कि मैंने इटाडोरी के जैसे हजारों दानवों को आजाद कर दिया है। ये सब सुनकर यूकी कहती है 1000 दानव ये तो कुछ कम नहीं है, तुम इंसानों को ज्यादा कम मत समझो। तुम्हें क्या लगता है कि इंसान बिना किसी मतलब के एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे? इस पर गेटो कहता है लोगों को ऑर्डर देना एक अहम बात है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जरूरी चीज मिस कर दूंगा? तुम्हारे सवाल बिल्कुल फालतू हैं। ये सुनकर यूकी चिढ़ जाती है और इटाडोरी से कहती है अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, चलो हम दोनों मिलकर इसको धो देते हैं। इस पर इटाडोरी कहता है मुझ में लड़ने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। हम आगे देखते हैं कि उराउमे की सारी बर्फ गायब हो जाती है और उराउमे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है। गेटो उराउमे से उसका हाल पूछता है, जिस पर उराउमे बताती है कि मैंने रिवर्स क्रश टेक्निक का यूज करके खुद को हील तो कर लिया था, पर शायद मेरी बॉडी के अंदर जहर चला गया है। इस पर चोजो बताता है मेरी ब्लड पियर्सिंग टेक्निक में मेरा खून यूज होता है जो कि जहरीला होता है। हम देखते हैं कि निशिमिया भी जमीन पर पड़ी होती है। निशिमिया कहती है अभी तो माई भी हमारी हेल्प करने नहीं आ सकती और यहाँ पर और भी दुश्मन हो सकते हैं। इस पर यूकी कहती है तुम लोग चिंता मत करो, माई और मीवा दोनों को मेरे साथियों ने बचा लिया है। आगे पांडा भी नोरिटोशी से पूछता है क्या तुम लड़ने के लिए ठीक हो? इस पर नोरिटोशी भी हाँ कह देता है। हम देखते हैं कि कुशाकाबे जमीन पर पड़ा होता है पर वो लड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। आगे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी गेटो उन्हें टोकते हुए कहता है अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। गेटो आगे कहता है मैंने जो कर्स ऑब्जेक्ट्स लोगों को खिलाए हैं वो कई हजार साल पहले हुए सोर्सर्स के बचे हुए हिस्से हैं। मैंने हजारों साल पहले उन सोर्सर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके साथ ही मैंने कर्सेस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। हालांकि जब मैंने ये वाली बॉडी पर कब्जा किया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए थे। ये सुनकर यूकी चौंक जाती है। गेटो आगे हंसते हुए कहता है यही है इस दुनिया का भविष्य। हम आगे देखते हैं कि जमीन पर बहुत सारे कर्सेस बाहर निकलने लगते हैं। चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग कर्सेस फैल जाते हैं। इसके बाद गेटो प्रिजन रेल्म को लेकर वहां से जाने लगता है और इटाडोरी को गुड बाय बोलता है। जैसे ही इटाडोरी प्रिजन रेल्म को देखता है तो वो जोर से चिल्लाकर गोजो को बुलाता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। गेटो मन ही मन सोचता है सुकुना तुम यहाँ पर कैसा प्रदर्शन करोगे? मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक बार फिर से गोल्डन एज ऑफ सोर्सरी शुरू होने वाली है और हियान पीरियड वापस से लौट कर आने वाला है। ऐसा बोलकर गेटो वहां से चला जाता है और इटाडोरी कुछ भी कर नहीं पाता। अगली सीन में हम देखते हैं कि शिबुया की खबर पूरे जापान में आग की तरह फैल चुकी होती है। सभी न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही होती है। सभी जापानीज ऑफिशियल्स लोगों को सेफ जगह पर रखने का प्लान बना रहे होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं कि केवल ओकुटामा शहर के गांव और कस्बे, कुछ हिस्से और कुछ आइलैंड ही सेफ हैं। बाकी सभी जगह पर कर्स स्पिरिट्स ने कब्जा कर रखा है। पूरे जापान में लगभग 10 मिलियन कर्स स्पिरिट्स आजाद घूम रही हैं। क्या हमें पूरे रिहायशी इलाकों को असुरक्षित घोषित कर देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को ये कैसे समझाएंगे? वो लोग आगे बात करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और उनकी सेक्रेटरी भी हमारे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हम आगे देखते हैं कि जापान की सभी कंपनियों के शेयर्स नीचे गिर रहे होते हैं। जापानीज ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अपने ऑफिस को जल्दी यहाँ से शिफ्ट करना होगा। सभी बचे हुए सोर्सर्स रिहायशी इलाकों में लोगों को बचा रहे होते हैं। इतनी सारी कर्स स्पिरिट्स के आने से हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया है। कहीं इसका फायदा उठाकर कोई देश हम पर हमला न कर दे। तभी एक ऑफिशियल कहता है हमें लोगों को कर्स स्पिरिट्स के बारे में बताना होगा। पहले हमने सोचा था कि हम उन्हें केवल ये बताएंगे कि कर्स स्पिरिट्स केवल टोक्यो में दिखाई दे रही हैं, जिससे नॉर्मल लोगों की कर्स एनर्जी केवल टोक्यो में रह जाएगी और इससे सारी कर्स स्पिरिट्स केवल टोक्यो तक सीमित रहेंगी। आगे एक सीन दिखाया जाता है जहां पर कर्स स्पिरिट्स लोगों को मार रही होती है। हमें आगे बताया जाता है कि इंपेरियल प्लेस के ऊपर जो बैरियर था उसे मेइजी
पीरियड के टाइम पर वापस से बनाया गया था। उसके अलावा कैंडिडेट साइड पर मकबरों के ऊपर भी एक और बैरियर बनाया गया था। इसे ईडो पीरियड में बनाया गया था। ऑफिशियल्स इन दोनों बैरियर्स को जापान के बॉर्डर्स तक फैलाने का आदेश दे देते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि पूरा शहर खाली पड़ा होता है। एक लड़की एक खाली स्टोर में बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसे एक कर्ज स्प्रेड दिखाई देती है। वो कर्ज स्प्रेड उस लड़की को अपने पास बुलाती है। जैसे ही वो लड़की स्टोर से निकलकर कर्ज स्प्रेड के पास जाती है, कर्ज स्प्रेड उस लड़की पर अपना हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि यूटा की धमाकेदार एंट्री होती है। यूटा उस कर्ज स्प्रेड के ऊपर कूदकर अपनी तलवार से उस कर्ज स्प्रेड को मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद यूटा उस लड़की से उसके माता पिता के बारे में पूछता है, पर लड़की को कुछ भी पता नहीं होता। आगे यूटा उस लड़की के जूतों पर लगी हुई मिट्टी को देखकर समझ जाता है कि लड़की यहाँ पर नहीं रहती और कहीं दूर से आई है। इसके बाद यूटा उससे पूछता है, क्या तुम बहुत दूर से चलकर यहाँ पर आई हो? इस पर वो लड़की अपना सर हिला देती है। हम देखते हैं कि यूटा के पीछे वाली कर्ज स्प्रेड जैसे ही यूटा पर हमला करने वाली होती है, यूटा की कर्ज स्प्रेड रीका आकर उसे मार देती है। हम देखते हैं कि वो लड़की भी कर्ज स्प्रेड को देख पाती है। इस पर यूटा उस लड़की से कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और रीका को आराम से काम करने के लिए कहता है। अगले सीन में हम यूकी की तरफ शिफ्ट होते हैं। यूकी माफी मांगते हुए कहती है, उस समय मैं थोड़ा डर गई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं थोड़ा टाइम बचा लूं तो शायद कुछ हो सकता है। वैसे मैं तुम लोगों की तरफ भी नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि हमारी दुनिया से कर्ज स्प्रेड्स गायब हो जाएं। वैसे भी अब माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। मैं और मेरे दोस्त इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम लोग उन बच्चों को वापस भेज देंगे जो वहाँ उस समय मौजूद थे। आगे यूकी कहती है, अब समय आ गया है कि मैं लॉर्ड टेंगन का खुद सामना करूं। वैसे आगे तुम क्या करने वाले हो? इसके बाद हम यूटा पर शिफ्ट होते हैं। कोई इंसान यूटा को अच्छे काम के लिए बधाई देता है। यूटा उससे कहता है, तुम सीधी बात नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को मानता हूँ। इस पर वो इंसान यूटा से कहता है, केवल कर्ज स्प्रेड्स को मारने से कुछ नहीं होता। इस पर यूटा कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा तो तुम बाइंडिंग बाव भी सेट कर सकते हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो गोजो का स्टूडेंट है। उसने शिवैया में इनुमाकी के हाथ को काट दिया था। मैं खुद जाकर इटाडोरी यूजी को मार दूंगा। आगे हमें जुजुत्सु हाई के नोटिस बोर्ड पर लगी हुई कुछ बातें बताई जाती हैं। उसमें पहली बात लिखी होती है कि सुगुरु गेटो अभी भी जिंदा है, इसीलिए उसे फिर से मौत की सजा सुनाई जाती है। दूसरी बात में गोजो पर इल्जाम लगाया जाता है कि गोजो ने शिवैया एक्सीडेंट में सुगुरु गेटो का साथ दिया है, इसीलिए गोजो को जुजुत्सु हाई से बाहर निकाल दिया जाता है और जो कोई भी गोजो को अनसील करेगा उसे एक मुजरिम माना जाएगा। तीसरी बात में लिखा होता है कि प्रिंसिपल मासामिची यागा ने सुगुरु गेटो और साटोरू गोजो को भड़काया है, इसीलिए उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद चौथी बात में इटाडोरी की मौत की सजा के ऊपर लगी हुई रोक को हटा दिया जाता है और इटाडोरी को फिर से मारने का आदेश सुनाया जाता है। आखिरी बात में यूटा को इटाडोरी को मारने का काम दिया जाता है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि इटाडोरी एक ब्रिज के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही इटाडोरी ताली बजाता है तो उसके पीछे से दो कर्ज स्प्रेड्स पानी से निकलकर बाहर आ जाती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और जुजुत्सु काइसेन का शिवैया आर्क खत्म हो जाता है।